69% और टाइम हो गया 49 मिनट्स। मैंने तब लगाया था, मेरा था 17-18%। इसका मतलब 50% लगभग चार्ज हुआ है 50 मिनट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राना स्पेस में। और आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं। एक लिए ZS EV जो कि मेरे पास पिछले 2 दिनों से है और मैं इसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। मैं बीच बीच में आपको शॉर्ट्स भी दिखाता रहूंगा और लेकिन मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ कि पूरा एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। 12 जनवरी को मैंने EV ली, चार्ज थी वो उस टाइम पे 96%। मैंने EV ली थी इससे MG लाजपत नगर से, तो 96% चार्ज थी। उसको मैं अपने साकेत ले गया ट्रैफिक के टाइम पे और मैं घर जाके खड़ी करी तो गाड़ी होगी 93%। तो मैं अभी आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। 93% में मैंने गाड़ी घर से निकाली और देहरादून की तरफ निकल गया। और मैंने सारी ऐप डाल ली थी अपने फोन में, जो जो ऐप जरूरी चाहिए आपको एक EV के लिए। वैसे बहुत सारी ऐप है, टाटा पावर ऐप है, और भी 1-2 ऐप है जो मैं आपको लिख दूंगा, यहाँ पर लिस्ट लगा दूंगा उस ऐप की। तो वो ऐप और वो कहाँ का चार्जर है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले आप अगर EV लेके निकलते हैं। तो पहला एक्सपीरियंस जो मेरा EV का रहा, जब मैं सिटी में इसको लेकर निकला, ओ माय गॉड, इसका जो पिकअप है ना, वो आप कोई गाड़ी मैच नहीं कर सकती। मतलब ना कोई डीजल ना कोई पेट्रोल तो मैच ही नहीं कर सकता इसमें। मैं ये सेम गाड़ी चलाता हूँ जो एस्टर है मेरे पास, वो इसी EV का ZS EV का एक वेरिएंट है जो विदाउट इलेक्ट्रिक मोटर है और पेट्रोल इंजन के साथ आता है। उसमें मुझे ये पावर कभी नहीं मिलती। इनफैक्ट मुझे ये पावर कभी किसी व्हीकल में मिली ही नहीं। और पावर के साथ साथ इस गाड़ी में जो फीचर्स है वो भी दबा के फीचर्स है। मतलब आपको ये रेंज में जो 25-30 लाख की रेंज में ये गाड़ी मिलती है, ये गाड़ी कोई और मैच कर पाना मुश्किल है किसी और के लिए, चाहे वो भले ही कोई और कंपनी हो। जो आपको पता है कौन कौन सी कंपनी EV बनाती है, गाड़ी बनाती है, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में ये वाली जो गाड़ी है सबसे बेस्ट है। तो मैं गाड़ी को लेकर निकला देहरादून के लिए। मेरी गाड़ी 93% थी और तब मैं निकला, ट्रैफिक था दिल्ली में। सराय काले खां तक मुझे ट्रैफिक मिला। सराय काले खां मेरे घर से होगा कुछ 10-12 किलोमीटर। तो उसमें क्या हुआ, मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। अभी मुझे याद नहीं कितनी डाउन हो गई, लेकिन मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के दे दूंगा PIP वीडियो जो मैंने एक्सप्रेसवे चढ़ने के टाइम पे बनाया। तो मैंने ये गाड़ी चलाई, मेरा ये पर्पस था कि इस गाड़ी से मैक्सिमम रेंज निकालूं। तो मैं इसमें 3 मोड आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो मैं स्पोर्ट्स पे गया ना मैं नॉर्मल पे गया। मैंने शुरू से ही इको मोड पे डाल दिया मैक्सिमम चलाने के लिए। अब दिल्ली में जो है सर्दियां पड़ी हुई है तो फॉग भी पड़ता है, तो मैं चाह नहीं रहा था कि AC चलेगा। मेरे को लगा था AC नहीं चलेगा, बच जाएगा, क्योंकि ठंड तो है ही, AC कौन चलाएगा, तो मेरी माइलेज ज्यादा मिलेगी। लेकिन हुआ क्या कि मुझे फॉग के चलते ये पूरे शीशों में फॉग जम गया, तो इस चक्कर में मुझे AC भी चलाना पड़ा बीच बीच में। लेकिन जो मेरा AC पूरी ड्राइव में चला वो कंटिन्यू नहीं चला था। मैं हीटर चला रहा था अपने आगे विंडशील्ड क्लीन करने के लिए और बाकी आसपास के जो फॉग हटाने के लिए। तो बीच बीच में चला रहा था, बीच बीच में ऑफ कर रहा था, कई बार वो चला है। तो मैंने टोटल गाड़ी चलाई 282 किलोमीटर, जो मुझे दिल्ली से देहरादून आने में लगी। ये पूरा किलोमीटर था। इसमें मैं गाड़ी लेकर निकला, मैंने आपको बताया 96% थी, 93% थी घर से। 93% के बाद मैंने वो मेरठ में आके चार्ज किया। 93 तब लेके निकला था। उसके बाद मेरठ पहुंचते पहुंचते वो जो जहां मैंने चार्ज किया वो भी डाल दूंगा लोकेशन। वहां जाते जाते जो गाड़ी की ड्रॉप हो गई थी वो हो गई थी 61%। 61% में मैंने दोबारा चार्ज पे लगाया और अब मैं पहली बार चार्ज कर रहा था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, बीच में ऐप दे दूंगा कि कैसे कैसे मैंने कौन कौन सी ऐप से स्टार्ट किया। तो मैंने इरेडा करके जो ऐप थी उससे इंस्टॉल किया, स्टार्ट किया। मैंने पेमेंट भी कर दी उनको 991, लेकिन मेरी चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो ऐसे करके मैंने बीच में 1.5 घंटा चार्जिंग के लिए लगाया गाड़ी को। मगर टाइम लगा 1.5 घंटा, चार्ज उतनी देर के लिए नहीं हुई थी। और मेरे 61 से दोबारा से 92-93% कर ली गाड़ी को, और उसमें मैं दोबारा से लाके लेते हुए यहाँ गया। तब मैं देहरादून पहुंचा, 282 किलोमीटर मेरे क्लॉक हो चुके थे और मेरी गाड़ी में कुछ 22-23% बची हुई थी बैटरी। फिर 22-23% बची थी तो घबराहट हो जाती है इतनी परसेंट में, क्योंकि अगर मैं मेरठ में नहीं चार्ज करता और इसके 400 किलोमीटर के रेंज पे या फिर 350 किलोमीटर के रेंज के भरोसे पे रहता तो मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। अच्छा हुआ मैंने टॉपअप कर लिया 61% पे। तो 93 पे मैं फिर लेके आया, तब यहाँ पहुंची थी 22% बची थी। कुछ मैंने लोकल चलाई और फिर अगले दिन मैं निकल गया चार्ज करने के लिए। तो चार्ज करने का जो एक्सपीरियंस था MG का, मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, चार्जिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है वैसे अगर आप दिल्ली से बाहर निकलते हो। जैसे मैं अभी MG देहरादून में आया हूँ, मैंने यहाँ से, मेरा जो घर है वो दूर है अराउंड आधा घंटा 35 मिनट। मैंने इनको पहले फ़ोन किया, पूछा कि जो आपका यहाँ चार्जर लगा हुआ है उसमें सॉकेट अवेलेबल है कि नहीं है। इन्होंने बोला हाँ सर, गाड़ी को लगी नहीं हुई, आ जाओ। अब मैंने, आप देखो गाड़ी यहाँ लगाई है। पहले तो बहुत देर तक मैंने स्ट्रगल किया उस चार्जर को टाटा वाले पे, क्योंकि मेरे पास ऐप नहीं थी। तो मैंने ऐप इंस्टॉल करी, फिर बैलेंस डाला उसमें,
उसमें भी ये है कि अगर 600 की चार्ज करनी है तो आपको 750 डालने पड़ेंगे, और 750 डालने के लिए आपको सर्विस चार्ज GST देना पड़ेगा 9%। पता नहीं क्या है यार। चार्जिंग का एक्सपीरियंस सबसे बेकार होता है ईवी को चार्ज करने का, इसीलिए जो है ना लोग ईवी गाड़ी को नहीं ले रहे हैं। सिर्फ एक ही चार्जर पे बहुत बेस्ट रहा, जो कि कल पहला चार्जर था जो मुझे मेरठ में मिला, क्योंकि वहां थोड़ी डिले इसलिए हुआ कि मुझे नहीं आता था चार्ज करना, कैसे चार्ज करते हैं। अदरवाइज वो 60 किलोवाट आवर का चार्ज था और उसका रेट था 18.94 पर किलोवाट। उसने अपने टाइम के हिसाब से बढ़िया चार्ज करके दिया मुझे। लेकिन तब मैंने आपको बताया कि मैं देहरादून पहुंचा और मेरी जो 22% 21% बची थी, तो मेरे वापस जाना भी दिल्ली मुझे, तो मैं सोच रहा यार चार्ज कहाँ करूँ, चार्ज कहाँ करूँ। तो मैं नेक्स्ट डे का वेट कर रहा था, नेक्स्ट डे आ चुका था और अब मैं नेक्स्ट डे को चार्जिंग के लिए लोकेशन अपने एप्स पे देख रहा था। तो मेरे को एक मिला चार्जर DIT, देहरादून इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में 60 किलोवाट का, जो मेरे घर से राइट की तरफ था मान लो, और एक था MG का शोरूम जो देहरादून में घुसते ही आता है, वो मेरी लेफ्ट तरफ था। तो मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं राइट जाता हूं और मुझे नहीं मिलता, मुझे लेफ्ट आना पड़ेगा, राइट। तो मेरे को लगा यार MG की गाड़ी है, MG ZS EV है, MG के शोरूम क्यों ना चला जाए। तो मैंने क्या किया, वहां जाने से पहले MG के शोरूम पे गूगल मैप में गया, वहां से नंबर तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने वहां से नंबर निकाला, फोन किया। मैंने उनको बोला कि भैया मेरा घर आपके शोरूम से 30-35 मिनट्स दूर है, तो मैं घर से निकल रहा हूँ, आप प्लीज कंफर्म कर देंगे कोई गाड़ी लगी तो नहीं है चार्जर पे, और चार्जर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये दो चीजें कंफर्म कर दो। तो उसने बोला सर मैं शोरूम के अंदर हूँ, मैं बता दो पाऊंगा नहीं। तो मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं है, मैं 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ आपको। कहता नहीं सर होल्ड करो, मैं अभी देख के बताता हूँ। उसने मुझे फोन होल्ड कराया, पता नहीं उसने देखा क्या देखा, पूछा, और उसने मुझे बोला हाँ सर गाड़ी नहीं लगी हुई, चार्जर अवेलेबल, आ जाओ। अब वो चार्जर जो था MG देहरादून में, वो था टाटा का, टाटा पावर का। तो टाटा पावर की ऐप थी मेरे पास, तो मैंने खोल के देखा तो मुझे वहां दिखा रहा था 2 अवेलेबल चार्जर है, दोनों अवेलेबल है, 2 कनेक्टर वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो मैं घर से निकल गया और मैं 45 मिनट में ट्रैफिक के साथ पहुंच गया MG शोरूम। MG शोरूम पे गया, वहां लगाई मैंने, तो पहले बंद पड़ा हुआ था। मैंने गार्ड को बोला यार, गार्ड बोलता कि सर मैं अभी ऑन कर देता हूँ। उसने ऑन किया, मैंने गाड़ी से कनेक्ट किया, वो चार्ज नहीं हुआ, वो इनिशिएट हुआ ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ कुछ भी। उसमें दिक्कत आ रही थी, अभी ऐप हैंग कर रही थी, नहीं हो रहा था चार्ज। फिर मेरा दिमाग खनक गया, ऐसे करते करते ना मेरा 15-20 मिनट और निकल गए वहां पर। मेरा दिमाग इसलिए खराब हो गया कि भाई मैंने एक तो फोन किया MG वालों को, मेरे पास MG की ही गाड़ी है, MG के शोरूम के सामने वो लगा हुआ टाटा वाला, तो मैंने फोन किया तो तुम मुझे क्लियर क्यों नहीं बताया कि नहीं है। अगर क्लियर बताता तो मैं राइट जाता, DIT जाता, मैं नहीं आता यहाँ पर। मैं अंदर गया कंप्लेंट करने, तो वो कह रहे सर एक हमारा GM मैनेजर बैठे उनसे बात करो, वो फोन पे लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है फोन रख देंगे तो मैं बात कर लूंगा। वो फोन पे लगे ही रहे 10 मिनट, मैं 10 मिनट वेट करता रहा, वहां कोई किसी ने मेरे ध्यान ही नहीं दिया। और जो वहां की रिसेप्शन थी उनको बोला तो उसने बोली सर आप बैठिए, कॉफी पीजिए, बताते हैं कराते हैं। मैंने बोला इतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी घर से 1.5 घंटा वेस्ट कर चुका हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों ने फोन पे मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा। अल्टीमेटली मैंने वहां पर 2.5 घंटे वेस्ट किए, लेकिन मेरा गाड़ी कोई चार्ज नहीं हुई। मैं वहां इसलिए गया था कि एक MG का शोरूम है, चलो MG के वहां, और 60 किलोवाट का चार्जर है, जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो 2.5 घंटे मेरे वेस्ट हो गए। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको थोड़ी हेल्प जो है ना, जिसको आप रिलायबल सोर्स बोलोगे, जैसे MG को कॉल कर लिया या टाटा को कॉल कर लिया, वो नहीं होता है, दिक्कत होती है। ऐप में कुछ दिखाता है, वहां पहुंचते नहीं होता है। सो फ्रेंड, चार्जिंग वालों के लिए ना अपना एक पेन है। अब मैं टाटा पावर का चार्जर ढूंढते यहाँ पर आ गया हूँ, टाटा मोटर ओबरा है। अब ये लोग क्या है, इनका जो चार्जर है उसकी लोकेशन है अंदर, लेकिन ये लोग गाड़ी यहाँ पर लगवाते हैं और घुमा के जो है वो इस तरफ से यहाँ पर आके गाड़ी चार्ज होती है। इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ चार्जर है, ये जो है दिख रहा है पॉइंट, ये चार्जर का है, लेकिन गाड़ियाँ इतनी लगी हुई है अंदर कि आपको चार्जिंग की जगह नहीं, इसलिए घुमा के यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो अपना ही पेन है चार्ज करने वालों का। शुक्र है कि मैंने गाड़ी ली नहीं है, सिर्फ टेस्ट ड्राइव ही कर रहा हूँ, लेकिन ये एक पेन तो है जो दिखाना चाहिए लोगों को। सो चार्जिंग की मेहनत है, ये अंदर चार्जर है, यहाँ से इन्होंने ये निकाल के दिया मुझे, और ये अब मैं कर रहा हूँ मेहनत। हाँ लगेगा जी, मैंने पहले ही अनलॉक कर दिया, तो यहाँ से इसको अनलॉक करना पड़ता है। पहले ये खुलेगा, फिर ये खुल गया। ये भी अलग ड्रामा है यार।
और भाई ईवी चार्ज करते करते मैं आ गया एक रेस्टोरेंट में। ये है दिल्ली दरबार। ये टाटा का जो ओबराय वाला सर्व शोरूम है उसके पास ही है और ये बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं। मैंने यहाँ पर खाया चिकन कोरमा और रोटी, एकदम फ्रेश बनाते हैं और बहुत चीज़ें हैं इनके पास। तो गाइस अगर आप गाड़ी कहीं चार्ज करते हो तो आपको ये करना ही पड़ता है, वेट करके कोई खाना वाना खा लो, कुछ कर लो। ठीक है, तो चलते हैं चार्जिंग की तरफ, देखते हैं क्या हुआ है। सो फ्रेंड्स मैं दोबारा से आ गया हूँ अपनी चार्जिंग स्टेशन जहाँ पर चार्ज हो रहा था और ऐप में मुझे दिखा है 68%, यहाँ पर है 69% और टाइम हो गया 49 मिनट्स। मैंने तब लगाया था तो मेरा था 17-18%, इसका मतलब 50% लगभग चार्ज हुआ है 50 मिनट में। तो 1 मिनट में 1% चार्ज हो रहा है। तो अगर आपको 100 मिनट चाहिए तो 1.5 घंटे का चार्ज इस 30 किलोवाट पे होगा। चलो होने देते हैं, बताते हैं आगे क्या करना है। वह चार्जिंग वाले जो बंदे हैं वो ऐसे ही खड़े रहते हैं जैसे मैं खड़ा हूँ। तो ये ओवरऑल चार्ज करने में मैंने दोबारा से चार्ज कर लिया 96%। वो मेरा 17-18% हो चुका था तब तक मैं एमजी के शोरूम पहुंचा था। तो 17-18 से 96 किया मैंने। अब मुझे 1000 रुपये लगे इस वाले चार्ज पे पूरा। और टाइम भी मुझे लगभग आप बोलोगे तो 2 घंटे, डेढ़ घंटा चार्ज लगा मेरा। और ओवरऑल मेरे इस चार्जिंग में अगर टाइम वेस्ट की बात करूं तो 4 घंटे, 4:45 से लेके 4:45, 4 घंटे वेस्ट करे चार्जिंग में। तो ये बंदे वही कर सकते हैं जिसके पास टाइम हो। तो अगर आपके पास घर का चार्जर तो आप चार्ज आराम से कर सकते हो, लेकिन आप वो तब रूट पे निकलते हो तो दिक्कत है थोड़ी सी इसमें। तो ये तो मेरा चार्जिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का ओवरव्यू और गाड़ी कैसी दिखती है, क्या क्या फीचर्स है इसमें। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स सबसे पहले देता हूँ मैं आपको इस गाड़ी के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ओवरव्यू। तो अभी आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट जब आप बैठते हैं गाड़ी में तो ये आपको दिखता है ना। तो यहाँ पर आप देखना एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट बॉटम में मोड तब चेंज करते हो आप, यहाँ पर ऑप्शन होता है नॉर्मल में, तब भी गाड़ी ऑन करते हो नॉर्मल मोड हो जाता है। तो आप क्लिक करते हो इको मोड हो जाता है, फिर आप क्लिक करते हो तो तीसरा मोड जो है स्पोर्ट मोड है। स्पोर्ट मोड में सबसे कम देती है माइलेज, उसके बाद नॉर्मल मोड में देती है और सबसे ज़्यादा देती है इको मोड में। तो मैंने जो 280 किलोमीटर चलाया है उस गाड़ी को, इको मोड में बहुत अच्छी परफॉर्म करी है इसने। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्यूमुलेटेड टोटल में मैंने 9 घंटे का ड्राइव किया, 326 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 6.2 जो बेस्ट पर किलोवाट आवर की मेरी माइलेज निकल के आई है। इसको अगर मैं करंट जर्नी कर दूं तो ये करंट जर्नी का है 18 किलोमीटर पर आवर, 25-26 चलाई है मैंने और 6.1। तो ये 2 ट्रिप इसके मीटर आते हैं इसमें। ठीक है ना। और उसके बाद ऊपर देखोगे आप, अब बात करते हैं ऊपर। यहाँ पर आपको आती है इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी TPMS दिखा रहा है ये आपको। तो ऊपर के 2 टायर है उसका सही है, नीचे के 2 टायर है वो येलो है बिकॉज उनके जो प्रेशर है कम है। तो TPMS का डिस्प्ले होता है और वोल्टेज दिखाता है बैटरी की। ऊपर क्रूज कंट्रोल का आप देख सकते हैं येलो वाला जो मार्क है वो ऑन है। मैं क्रूज कंट्रोल अगर बंद कर देता तो ये बंद हो जाता है। हेडलाइट ऑन है तो हेडलाइट का आ रहा है, हेडलाइट बंद हो गई तो ये दिखा हुआ आता है ऑटो लाइटिंग ऑफ। ऑन कर दोगे तो यहाँ जाएगा ऑटो लाइटिंग सिस्टम एक्टिवेट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और तीसरी बार जब क्लिक करोगे आप इसको तो ये आपको ब्राइटनेस लेवल के लिए ऑप्शन देगा। तो इसमें ये 3 लेवल है, हाई, मीडियम एंड लो के। ओके, तो पहले में कार इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये बाई डिफॉल्ट ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है सामने, तब आप ड्राइव करते हो तो यही दिखता रहता है। और यहाँ क्या होता है कि ये आपको दिखाता रहता है कि कितना, जैसे मैंने 70-80 पे गाड़ी चलाई तो यहाँ 5.1 × 1000 RPM, इसका मतलब 5000 RPM पे गाड़ी चल रही थी मेरी उस टाइम पे। और ये जो पीछे मोटर दिख रही है आपको, ये मोटर कभी बैटरी से पावर लेती है, कभी ये बैटरी को पावर भी देती है। जो रीजनरेशन मोड होता है, इस गाड़ी में 3 मोड है रीजनरेशन के लिए। उसमें इसको अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कर्क्स, काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम। ठीक है, और ये मोड होते हैं इको, नॉर्मल दिखाया जैसे मैंने आपको, और ये इसका डायल है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका अपना जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम, सॉरी। तो यहाँ पर एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट होता है और एंड्रॉइड ऑटो भी है, जियो सावन भी है। मोर में जाओगे तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे व्हीकल सेटिंग के। तो ये काफ़ी अच्छा एक 360 कैमरा है इसमें। यहाँ पर आप देखोगे 360 कैमरा दिखाएगा पूरा, आपको दिखा रहा है अभी पूरा। तो ये सब कुछ है यहाँ। बैटरी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर आपको। अच्छा है, यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है सर्च चार्जिंग स्टेशन। तो अगर सर्च करोगे तो यहाँ दिख जाएगा बिकॉज ये कनेक्टेड है इंटरनेट से ऑलरेडी ये सिस्टम। तो देखोगे यहाँ 4G है, इसमें जियो का वो लगा होता है। तो ये दिखा रहा है आपको कि कहाँ कहाँ है। मैं देहरादून में तो दिखा रहा है कि
मेरा जो चार्जिंग स्टेशन मुझसे ये वाला चार्जिंग स्टेशन है 119 किलोमीटर दूर है, तो ये भी काफ़ी अच्छा वो है। और इसमें ऑप्शन ये भी होता है कि आप कॉल कर सकते हो। अभी आपको किसी को आई कनेक्ट करके कुछ है ऑप्शन, उसमें आप आई कॉल, तो आई कॉल करोगे तो आपको MG कॉल करेगा, पूछेगा क्या परेशानी हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू था इसका। बाकी आप यहाँ पर देखो, जैसे मेरी एस्टर में वैसे ही यहाँ पर सारे बटन्स हैं। होम बटन, ये वॉल्यूम अप डाउन, ये AC ऑन करने के लिए, ये एक्सप्रेस आपका विंडशील्ड क्लीन करने के लिए फॉग में, ये बहुत यूज़ किया कल मैंने। ये डिफॉगर है आपका, ये आपका ब्लोअर अप डाउन करने के लिए और टेम्परेचर सेट करने के लिए। और नीचे आप यहाँ देखो, अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर एक सॉकेट दिया हो जिसमें आपने ये लगा रखा है ना। और इसके अलावा यहाँ पर एक इस वाले सिस्टम में आप कारपेट लगाते हैं और यहाँ से भी आप चार्ज कर सकते हैं, टाइप सी दिया हुआ है। बाकी ये इसका सेंटर कंसोल है, मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है आपको, और ये ऑटो होल्ड ऑटो ये है, ये चल जाता है यहाँ से। और यहाँ इसका एक अच्छा ही काम रेस्ट है जिसमें काफ़ी स्पेस है। बाकी यहाँ ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक सेकेंड लाइट बंद कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपको पूरा ये सनरूफ का दिखता है। ये सनरूफ पूरी ऊपर हो जाती है। ये सनरूफ खोलने के लिए, बंद करने के लिए देखो आप, सनरूफ खुल गई सनरूफ। तो ये पूरी पैनोरामिक सनरूफ है इसमें, तो काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें आपको ना एक प्रीमियम फील होता है इस गाड़ी में। है तो ये एस्टर की उस पर ही बेस बनी है। यहाँ पर वैनिटी मिरर है आपका, यहाँ पर टिकट होल्डर हो जाता है, यहाँ पर भी वैनिटी मिरर है आपका, बस है ना। और ग्लव्स बॉक्स भी अच्छा है इसका। तो यही सब कुछ है इस छोटे से ओवरव्यू में गाड़ी के अंदर में। और ये थोड़ा स्टीयरिंग के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक सेकेंड लाइट ऑन करके, हाँ, स्टीयरिंग में आप देखो तो यहाँ पर ये बटन है, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने इंफोटेनमेंट को, गाना आगे पीछे, म्यूजिक अप डाउन के वॉल्यूम, म्यूट। फिर यहाँ पर आप देखो, ये इससे तो आप अपना कंट्रोल कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, जो मैंने MID में कंट्रोल किया है। यहाँ से आप करके अपने वॉइस कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग है। और ये स्टीयरिंग जो है टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और यहाँ पर इसके माउंट्स हैं, ये आपका क्रूज कंट्रोल के लिए है, और ये वाला आपका हेडलाइट के लिए है। और यहाँ वाला जो स्ट्रोब है, इधर वाला ये वाला, ये स्ट्रोब आपके वाइपर के काम करते हैं, ऑटो वाइपर वो सब। तो ये कुछ ओवरव्यू है। बाकी मैं आपको दिन में दिखाऊंगा पूरी गाड़ी का बाहर से एक लुक्स। सो फ्रेंड्स, इसका ये है फ्रंट लुक। इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है काफ़ी शानदार है। एंड प्लेन है, जो ग्रिल है इसकी काफ़ी बंद रहती है यहाँ से, और यहाँ लोगो आता है। और यहाँ पर जो है ये चार्जिंग के लिए है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया पीछे। तो ये कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर कोई फॉग लाइट नहीं आती है, सिर्फ एक फ्रंट की हेलोजन लाइट आती है, और इंडिकेटर का आता है, और DRL आता है। उसके बाद साइड लुक ये है, ये थोड़ी लगी हुई गाड़ी है। ये इसमें कवर आते हैं, ऐसे अलॉय के ऊपर कवर होते हैं, जिससे हवा अंदर न जाए और एरोडायनामिक में इजी हो। ये है इसके बैक का अलॉय, और ये इसकी साइड लुक है। तो साइड लुक में भी यहाँ पर आप देखो, ये इसका डोर हैंडल ऐसा आता है, ठीक एस्टर की तरह। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया होता है, और गाड़ी अनलॉक होते ही ये ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है, OVRM। अब है इसके पीछे की लुक। तो पीछे की लुक में ये ZS EV लिखा हुआ है, इंटरनेट इनसाइड, नीचे नंबर प्लेट, पीछे लोगो। और लोगो ही जो है हेल्प करता है उसको खोलने के लिए। तो डिस्प्ले है जैसे एस्टर में है। और यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील है, और ये पोर्टेबल चार्जर जो आपको गाड़ी के साथ फ्री मिलता है। ये 60/40 है, पूरा बहुत बड़ा बूट स्पेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया है गाड़ी को बंद करने के लिए। यहाँ पर टोइंग हुक की जगह है, और ये इसका साइड लुक है यहाँ से। तो ये है मिडिल रो। इसमें यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, और ये इसका लेग रूम है। और नीचे AC वेंट के 2 USB दिए हुए हैं। पीछे सीट पॉकेट्स हैं, और यहाँ पर 3 हेडरेस्ट है। सो फ्रेंड्स, अब दोबारा से स्टार्ट हो गई हमारी चार्जिंग, और मैं दोबारा से हूँ टाटा मोटर्स ओबराय जो है अपना। यहाँ पर पावर का, टाटा पावर का चार्जर है, सेम उसी तरीके से चार्ज हो रही है आज भी। और कल मैं इसको चार्ज लेके गया था, 96, 94, 95 था, और मैंने सिटी में यूज़ किया, दोबारा से 74 हो गया था। तो 74 पे लगाई है मैंने, और 300 रुपये का रिचार्ज कराया है। सो ये टाटा का चार्जर है,
जहाँ मैं कल भी आया था। तो ये रीडिंग है अभी करंट। आ रहा हूँ कि 95 96 हो जाए सो डैट मैं इसको दिल्ली तक लेके चले जाऊँ। तो दोनों बार मुझे MG का जो अभी भी मैंने MG को फ़ोन किया था, उनका चार्जर चल नहीं रहा अभी भी। सो MG के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चार्ज करने के लिए। गाड़ी अच्छी है लेकिन पता नहीं, ये शेप हो सकता है इसी शोरूम की बात हो। लेकिन मैं टाटा वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं दूसरी ब्रांड की EV यूज़ कर रहा हूँ लेकिन टाटा के बाद। सो गाइज़, गाड़ी हमारी चार्ज हो चुकी है। हमें 98% चार्ज करने के लिए 51 मिनट लगे। 74 से 98 हुई है ये, तो अराउंड 73 से हुई है। 25% को 50 मिनट लग गए, डबल हो गया, क्योंकि ये 30 किलोवाट का चार्जर है। चलो फिर इसको निकालते हैं अपनी गाड़ी के सॉकेट से और चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो 50 मिनट मैंने चार्ज पे लगाए। अगर वही मेरे पास कोई पेट्रोल और उसकी गाड़ी होती, पेट्रोल की गाड़ी होती, तो हम लोग 1 घंटा कम ट्रैवल कर चुके हो। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं चार्जिंग के बाद। टाइम हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने में लगेगा 445 और 255 किलोमीटर्स। गाड़ी हमारी चार्ज है 96% और अभी मैं चला रहा हूँ इको मोड में। तो इको मोड में जो गाड़ी है वो 398 चलेगी। तो मेरा इको मोड ऑन है और मेरा क्रक्स मोड जो है वो लेवल 3 पे है। सो चलते हैं, देखते हैं कब कैसे कितनी बैटरी रहने वाली है। तो अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है आपको मैं देहरादून से दिल्ली जाते हुए का पूरा बताता रहूँगा बीच बीच में। तो मैं चाहूँगा कि हर 15% के ड्रॉप पे मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता रहूँ। सो फ्रेंड्स, गाड़ी हो गई है 80%। लास्ट अपडेट मैंने 95 पे दिया था, तो 80% हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर भी 193 किलोमीटर बची हुई है। लास्ट अपडेट में ये 254। सो गाइज, बैटरी हो गई 64%। 65 पे मैंने बोला था अपडेट दूंगा, लेकिन मेरा फ़ोन आ गया और मैं भूल गया कि करना है। तो 64 हो गया है और लेके 15% पे शायद मेरे ख्याल से। सो अब हम आ गए, 50% बची हमारी बैटरी। और पिछला जो $86 किलोमीटर हो गया तो लास्ट। सो गाइज, ये है अपडेट नंबर 4 और बैटरी हो चुकी है 35%। हम लोग दिल्ली में एंट्री कर ली है और अपनी डेस्टिनेशन से हम लोग सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है। लास्ट अपडेट मैंने आपको दिया था 86, अभी है 27। इसका मतलब 59 किलोमीटर चली है इस बार, क्योंकि फॉग थोड़ा बढ़ गया था तो मैंने थोड़ी स्पीड स्लो कर ली है। और ये दिखाऊँ, बैटरी का रेंज यहाँ दिखा रही है अभी 140। तो मुझे लगता नहीं कि अगले 15% पे मैं रोड पे होऊंगा, मैं घर पहुंच चुका हूँगा। तो फिर लास्ट अपडेट देते हैं आपको घर पहुंच। सो गाइज़, मैं सराय काले खां पहुंच चुका हूँ और जैसे ही मैं इस ब्रिज पे चढ़ा तो देखो ये है पूरा जाम और ये बता रहा है मुझे मैप 9 मिनट का जाम। तो मेरी डेस्टिनेशन अभी 14 किलोमीटर है और अब यहाँ जाम लग गया, तो मैं देखता हूँ कितना ड्रॉप होगा बैटरी में, वो दिखाता हूँ आपको। जैसे ही जाम ख़त्म होगा दिखाऊंगा कितना ड्रॉप हो गया। सो ट्रैफिक से निकल चुका हूँ, ये देखो, और बैटरी की सिर्फ ड्रॉप हुई है 1%। सो गाइज, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन और स्टिल वी हैव 27% बैटरी लेफ्ट। एंड इन इकोनॉमी वी हैव गॉट 105 किलोमीटर, एंड इफ़ यू ड्राइव इन नॉर्मल देन इट इज़ 100 किलोमीटर रिमेनिंग, एंड देन स्पोर्ट्स 90 किलोमीटर। सो 27%, ये उतनी ही है जितनी मैंने चार्ज करी थी। तो हम अगर चाहते तो देहरादून से दिल्ली 74% में आ सकते थे। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो देख के 1% भी ईवी के बारे में कुछ पता चला हो और कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और राना स्पेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग राना स्पेस। जय हिंद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।